हेलो जीक्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से। एक कहानी है जो मैं आज आपको सुनाऊंगा कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी अप्रोच कैसी रही है। थोड़ा हम बात करेंगे हिस्ट्री की, प्रेजेंट की। इसकी वजह से आपको बहुत से मामलात इनको समझने में बड़ी आसानी होगी, काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और हमारा जो पूरा विजन है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को लेकर वो बड़ा वसी हो जाएगा। हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की सिग्निफिकेंस, देखेंगे कि पाकिस्तान ने क्या किया इस हवाले से, पाकिस्तान किस तरह आगे लेकर चला इन चीज़ों को और रीजन किस तरह आगे चला। हम इस सवाल को भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो डिफरेंट पाकिस्तान में हुकूमतें आईं, सिविल और मिलिट्री, उन्होंने किस तरह प्रेशर बर्दाश्त किया और कहां कहां पर वो अमरीकी दबाव के आगे झुक गए। और क्या कभी ऐसा भी हुआ कि बैरूनी दबाव को हमने टोटल रिजेक्ट कर दिया, यानी हमारी पास्ट की हुकूमतें क्या दूसरों के ही मफादात को पूरा करती आई हैं या पाकिस्तान के हक में भी कुछ फैसले लिए गए हैं। और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की सिग्निफिकेंस, जो इस वीडियो का सबसे अहम पार्ट होगा, जो एंड पे आएगा, उसको आपने लाजमी सुनना है। तो जैसा कि हम सबको पता है कि पाकिस्तान बनने के साथ ही हमारा जो टिल्ट था वो मगरिब की तरफ रहा, मतलब अमेरिका की जानिब ज़्यादातर। यूके का सारा सिस्टम हमने बोरो किया, जो सारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो सारे कानून और जितने भी तरीक़ाकार हैं हुकूमत चलाने के, और डॉलर, अमरीकी डॉलर, यानी कि जो इकनॉमिक पॉलिसीज़ थी उनकी गाइडेंस हमने अमेरिका से ली। यानी कि ये दो ही हमारे माई बाप कंट्रीज़ थे, अमेरिका और यूके, यानी कि वेस्ट। और शुरू से ही हमारा झुकाव उनकी तरफ रहा। पाकिस्तान की तारीख में कई मोड़ आए जिनको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, लेकिन गाहे बगाहे हमने वेस्ट के प्रेशर को थोड़ा बहुत रेजिस्ट भी किया। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि जिस तरह हमने चाइना के साथ अपने ताल्लुकात शुरू किए। सीटो और सेंटो ये मगरबी फ़ौजी इत्तेहाद थे, हमने इनका हिस्सा होते हुए चाइना के साथ भी रवाबित बढ़ाने शुरू किए। 60s में अयूब के दौर में अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात बड़े बेमिसाल थे। तारीख़ी इस्तकबाल किया जाता था अयूब खान का, और वही अमेरिका जो हमारे चाइना के साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात से थोड़ा सा डिस्टर्ब था, उसने हमें ही यूज़ किया कि किस तरह वो चाइना के साथ अपने ताल्लुकात का आगाज़ करें। पाकिस्तान ब्रिज बना चाइना और अमेरिका के दरमियान। एक बड़ा तारीख़ी विज़िट था हेनरी किसिंजर का 1971 का, एक सीक्रेट विज़िट उसे कहते हैं, लेकिन अब एक ये ओपन सीक्रेट बन चुका है कि किस तरह पाकिस्तान के उस वक्त के जो एम्बेसडर थे हिलाली, उन्होंने इनको रिसीव किया और चाइना के जो लोग थे, चाइना के प्रेसिडेंट, उनसे इनकी मुलाकात करवाई और तब दरवाजे खुले चाइना के वेस्ट के लिए। चाइना को वेस्ट की राह दिखाने वाला पाकिस्तान था। उसी 70s में भुट्टो का राइज होता है और भुट्टो ने पाकिस्तान की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की बुनियाद रखने की कोशिश की, जिसको रास्ते से हटा दिया गया। 80s से पहले तक पाकिस्तान अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है वो एक हाइब्रिड तरीके से चला रहा था, मतलब अमेरिका की भी बहुत सी बातें मानता था और जो अपने दिल में आता था वो भी कर गुजरता था। जब पाकिस्तान के अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की बात आती थी, पाकिस्तान वहाँ पर भी डट जाता था। इसकी दो बहुत बड़ी एग्जाम्पल्स हैं, एक तो चाइना के साथ ताल्लुकात और हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम, जिसको हमने शदीद दबाव के बावजूद जारी रखा। भुट्टो ने इसको शुरू किया था, भुट्टो को रास्ते से हटा दिया गया, लेकिन जनरल ज़ियाउल हक के दौर में भी हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था वो आगे बढ़ता रहा और किसी की जुर्रत नहीं हुई कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोक सके। बीच में बड़े गद्दार आए, हमारे लोकल गद्दार आए, जिन्होंने इस प्रोग्राम को सबुटाज करने की कोशिश की, लेकिन वो सब नाकाम हुए। अब 80s में बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन थी, जनरल ज़िया की हुकूमत थी और हम टोटल अमरीकी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे थे। सोवियत यूनियन को हम तोड़ने में लगे हुए थे अफ़गानिस्तान में, लेकिन चुपके चुपके हमने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम भी जारी रखा हुआ था और CIA को इसका पता चल चुका था, लेकिन चूँकि उन्हें हमारी अफ़गानिस्तान में बड़ी सख्त ज़रूरत थी, वो खामोश रहे। और जैसे ही वो जंग ख़त्म हुई, जनरल ज़िया का त्यारा फट गया, बेनज़ीर का राइज़ हुआ, उन्होंने हमारे ऊपर सैंक्शंस आयद कर दी प्रेस्लर अमेंडमेंट्स के तहत, और पाकिस्तान को हर तरह के असलाह, जो मॉडर्न असलाह था, उससे हमें महरूम कर दिया गया। ये वो गुस्सा था जो उन्होंने हम पर निकाला कि हमने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को क्यों जारी रखा इतने दबाव के बावजूद। उसके बाद हमने बहुत सी न्यूक्लियर ट्रीटीज साइन की, इनकी बहुत सी बातें मानी कि हम आपको अपनी पूरी तफसीलात देंगे कि कितना हमारा किस तरह का ये प्रोग्राम है, तब जाके हम पर सैंक्शंस थोड़ी नरम की गई।
उसके बाद हमने देखा एक दौर शुरू हुआ नवाज शरीफ और बेनज़ीर का, जिसमें एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगते रहे, और वही वो डेकेड था 90s का जब पाकिस्तान का बैक गियर लगना स्टार्ट हुआ। 2-2 साल ये हुकूमतें रहीं, ये आ जाती थी, एक दूसरे पर अटैक करती थी। 98 का टाइम आता है और उस वक़्त भारत ने कर दिए न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट, मतलब न्यूक्लियर धमाके, और वो पाकिस्तान के लिए एक ख़तरे की घंटी बज चुकी थी। और वो टाइम था जब पाकिस्तान भी उस पोजीशन में था कि दुनिया को बता सके कि हमारे पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब है। उस वक़्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत, इन दोनों ने फैसला किया कि अब कोई फ़ौरन दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और ओपनली हमने ऐलान कर दिया बावजूद इस डर के कि ख़तरनाक सैंक्शंस लग जाएंगी। पाकिस्तान ने एटमी धमाके कर डाले और अलल ऐलान, उसके बाद वही हुआ, सैंक्शंस लग गई और एक बार फिर हमारी इकनॉमिक कंडीशंस बहुत बुरी हो गई। मतलब अमेरिका से हम दोस्ती भी नहीं ख़त्म करना चाह रहे थे, और वो मैटर्स जिनका ताल्लुक डायरेक्टली हमारी सलामती से था, हम उनको भी नहीं छोड़ते थे। और इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है कि किस तरह हमने तमाम तर दबाव के बावजूद एटमी धमाके कर डाले। मतलब एक पैटर्न नज़र आ रहा है पाकिस्तान का शुरू से ही कि अमेरिका से ताल्लुकात होते हुए पाकिस्तान अपनी जो सॉवरेंटी थी उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता था। फिर आ जाता है 9/11, मुशर्रफ की हुकूमत होती है, प्रेसिडेंट पावरफुल जनरल मुशर्रफ, और वो भी अमरीकी दबाव में आ जाते हैं। उनको कॉल आती है कि जी अगर आप हमारा साथ नहीं दोगे तो हम आपको स्टोन एज में धकेल देंगे। बहुत ही बुरी धमकी आती है, और नो डाउट उस धमकी को एग्जीक्यूट करने के लिए अमेरिका ने हमारे पाक अफगान बॉर्डर के साथ जो एक इलाका था तोरा बोरा, उसमें इतनी ख़तरनाक बॉम्बिंग की, और कई एक्सपर्ट कहते हैं कि वो भी पाकिस्तान को डराने के लिए थी। पाकिस्तान डेफिनेटली उस प्रेशर में आ गया, पाकिस्तान ने उस जंग में उनका साथ दे दिया। लेकिन पाकिस्तान ने एक गेम बड़ी ज़बरदस्त खेली कि तालिबान के साथ अपने जो बैकडोर राब्ते हैं वो ख़त्म नहीं किए। तालिबान उस वक़्त अमेरिका के सबसे बदतरीन दुश्मन थे, और अमेरिका ने उनको बाय फोर्स चंद महीनों में रिमूव कर दिया अफ़गानिस्तान से, और हम उनके साथ ताल्लुकात मतलब उनको हम कंटिन्यू रखते रहे। ये एक बड़ी ज़बरदस्त गेम खेली पाकिस्तान ने, क्योंकि पाकिस्तान को पता था कि अमेरिका एक दिन यहाँ से चला जाएगा, इनको फेस हमें ही करना पड़ेगा। ये भी पाकिस्तान की बका के लिए ज़रूरी था, ये स्टेप जो पाकिस्तान ने लिया कि डिफरेंट जो धड़े थे अफ़गानिस्तान में उनसे लड़ाई नहीं की। अमेरिका ने बड़ी कोशिश की कि हमारी डायरेक्ट लड़ाई हो जाए उन लोगों से, और हुई भी, लेकिन एक लेवल हमने बरकरार रखा और उनसे ताल्लुकात, बैकडोर चैनल, निगोसिएशंस उनसे बरकरार रखी। इसी स्ट्रेटजी की वजह से पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम ये लगता है कि पाकिस्तान तो डबल गेम करता रहा है। ये डबल गेम हमारी ज़रूरत थी। तो यहाँ तक तो हमें क्लियर हो गया कि एक पैटर्न है कि हम अमेरिका का साथ भी देते थे, और अपनी जो मफाद की चीज़ें थे, अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ वो भी करते थे। भुट्टो ने एक अटेम्प्ट की थी 70s में कि पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी को टोटली इंडिपेंडेंट कर दिया जाए, और उसको उसकी बड़ी सख्त सज़ा मिली, और ऐसा लगा कि उस कोशिश को हमेशा के लिए दफन करने की कोशिश की गई भुट्टो की फांसी के बाद, कि कोई लीडर ये जुर्रत ना कर सके कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट हो। अब भुट्टो के बाद कितने सिविलियन लीडर आए मुझे ज़रा ये बताएं। 10 साल तो दौर रहा जनरल ज़िया का, और 10 साल परवेज़ मुशर्रफ का, और कितने लीडर आए सिविलियन, बेनज़ीर, नवाज शरीफ और जरदारी। इमरान खान पर हम ज़रा बाद में आएंगे। अब ये जो लीडरान आए, जरदारी और नवाज शरीफ टाइप लोग, ये इतने वीक लीडर्स थे कि इनके दौर में जो ज़्यादातर फैसले होते रहे पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड, वो इस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल करती रही। नवाज शरीफ तो खुद मार्शल लॉ की एक प्रोडक्ट थे, और जरदारी भी एक सेटलमेंट का नतीजा थे। तो इसकी वजह से ये बहुत वीक लीडर्स थे, इनकी प्रायोरिटी फॉरेन पॉलिसी नहीं थी। इसी वजह से इन्होंने ये स्पेस दे दी इस्टेब्लिशमेंट को। इमरान खान ने ये स्पेस वापस लेने की कोशिश की है एज अ सिविलियन लीडर, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली फॉरेन पॉलिसी बनाना प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार है, जो वो अभी पॉडकास्ट में कह भी चुके हैं कि एज अ प्राइम मिनिस्टर ये मेरा इख्तियार था कि मैं इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को लेकर चलता। तो भुट्टो के बाद इमरान खान वो लीडर आया है, सिविलियन लीडर, जिसने फॉरेन पॉलिसी की पावर को असर्ट करने की कोशिश की है। अब मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि पाकिस्तान की तारीख़ और ग्राउंड रियलिटीज़ को अगर हम देखें तो मेरा ये ख्याल है कि सिविल और मिलिट्री को मिलकर फॉरेन पॉलिसी बनानी चाहिए। असूली तौर पर मिलिट्री का काम होता है सिर्फ सजेस्ट करना, अपना इनपुट देना,
लेकिन मेरे हिसाब से अगर चलो मिलकर अगर ये बना भी दें पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान के हक में, तो वो भी बड़ी अच्छी चीज़ होगी। एटलीस्ट वही काम कर लें कि पाकिस्तान के लिए एक पेज पर आ जाएं। हमारी तो सिर्फ यही तमन्ना है। तो भुट्टो के बाद नवाज और जरदारी जैसे लीडरों के बाद इमरान खान एक ट्रू पॉपुलिस्ट लीडर था, जिसके पास ये पावर थी कि वो फॉरेन पॉलिसी को अपने हाथ में ले सकता था, और उसने चीज़ें अपने हाथ में लेने की कोशिश की भी फॉरेन पॉलिसी के महाज पर। इस पर इंडिया के एक एनालिस्ट हैं प्रवीण स्वाने, वो ये कहते हैं कि दिस वाज द प्रॉब्लम पाक आर्मी हैड विद इमरान खान। वो लिखते हैं कि आफ्टर 1998 टेस्ट, यानी कि जो हमने न्यूक्लियर धमाके किए, जनरल करामत स्टार्टेड सेंडिंग ब्रीफ्स टू फॉरेन ऑफिस, यानी फॉरेन ऑफिस को डिक्टेट करना शुरू कर दिया आर्मी चीफ ने। आर्ग्यूमेंट क्या था उसका? उसके पीछे ये सोच थी कि पाक एज अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट, फॉरेन पॉलिसी लाइक डिफेंस पॉलिसी बी गाइडेड बाय द आर्मी। मतलब जब हम न्यूक्लियर पावर बने तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने ये फैसला किया कि आर्मी को ड्राइविंग सीट पे होना चाहिए फॉरेन पॉलिसी बनाते वक्त, और इसका उन्होंने सोर्स भी दिया है कि ये किस किताब में लिखा है। अब हम बात करते हैं अपने रीजन एशिया के बारे में। अमेरिका बादल ने बड़ी कोशिश की कि यहाँ पर जो मुल्क हैं इनकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी ना हो, क्योंकि ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव्स थे, सुपर पावर थी और वो अपनी पावर को बरकरार रखना चाहती थी। एक ग्लोबल सुपर पावर, उसके बड़े हेजेमोनिक एम्बिशंस होते हैं कि यानी हमारा जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वो डिफरेंट रीजन्स में हो। हमारे रीजन में क्या उसके मकासद थे? अफ़गानिस्तान एक स्ट्रेटेजिक एक जगह जिसकी वजह से इन्होंने रशिया पर नज़र रखनी थी। पाकिस्तान इतना इम्पॉर्टेंट कंट्री है कि पाकिस्तान को अगर ये कंट्रोल कर लेते हैं तो ये अफ़गानिस्तान, ईरान और चाइना तीनों पर नज़र रख सकते हैं। इतनी इम्पॉर्टेंट हमारी लोकेशन है। तो डिफरेंट एम्बिशंस थे उनके एशिया में फॉरेन पॉलिसी को कंट्रोल करने के। चाइना, अफ़गानिस्तान, रशिया, बेसिकली चाइना और रशिया को काउंटर करना था, इसलिए उन्होंने बड़ी कोशिश की। हमेशा से ये कोशिश करते आए हैं कि उनके पिट्ठू पपेट्स को वो बिठाएं हमारे मुल्कों में, और कई ममालिक को इन्होंने डरा धमका कर प्रेशर डाल के अपने मकासद, अपने इंटरेस्ट को इन्होंने पूरा किया है। लेकिन बहुत से ममालिक ऐसे भी थे जो इनके प्रेशर में नहीं आए। ईरान इसकी एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। जबकि जो गल्फ स्टेट्स हैं उनके हमेशा से ताल्लुकात बड़े अच्छे रहे हैं अमेरिका बहादुर से। अब बात करते हैं इराक और लीबिया की। यहाँ पर इन्होंने हार्ड पावर के थ्रू यहाँ के जो लीडर्स थे इनको रिमूव करवा दिया, क्योंकि शायद वो उनकी बात नहीं सुन रहे थे। शाम में वो अगेन फेल हुए, बशार अल असद को नहीं हटा सके। लेकिन शाम का आज हाल देख लें आप। और ईरान के भी जो माशी हालात हैं वो बहुत ही बदतर हैं सैंक्शंस की वजह से। रजीम चेंज वहाँ पर नहीं कर सके, लेकिन उसको इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा हिट किया है। अब यहाँ पर आप रिकॉल करें मेरी वीडियो का पिछला सारा पार्ट। पाकिस्तान चला हाइब्रिड तरीके से, जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं पहले। पाकिस्तान मिक्स एंड मैच तरीके से चला, कहीं उनकी बात मानता रहा, कहीं अपनी बात पाकिस्तान ने मनवाई। पाकिस्तान अपने भी बहुत सी चीज़ें पूरी करता रहा, लेकिन इस पूरे चक्कर में बहुत से लीडर्स, मतलब उसकी हमें कुर्बानी भी देनी पड़ी, जिसकी बहुत आला एग्जांपल है जुल्फ़िकार अली भुट्टो। इसमें बहुत सा कोलेटरल डैमेज भी हुआ, कई पिट्ठू भी लगे। लेकिन ईरान या इराक वाला हाल नहीं हुआ हमारा, यानी कि हमने अपने आप को सैंक्शन से भी बचाए रखा और हमने अपने आप को इराक बनने से भी बचाए रखा, और इसी वजह से कई लीडर्स कुर्बान हुए। और इस प्रेशर में अमरीकी डॉलर ने बहुत अहम किरदार अदा किया, कभी डॉलर दिखा के और कभी डॉलर छुपा के। यानी कि सैंक्शंस की धमकियां भी दी जाती थी और हमें इंसेंटिवाइज करने का भी हमें लालच दिया जाता था कि यार आपको तो हम डॉलर्स देंगे। और हमने यही देखा कि ये जो अफ़गान वॉर थी हमें बहुत ज़्यादा डॉलर्स मिले अमेरिका की तरफ से, और वही वो दौर था। उसके बाद ही हमारे मुल्क में करप्शन आम हुई है 80s के बाद। तो ये जो तीनों मिलिट्री डिक्टेटर्स थे, अयूब, ज़िया और मुशर्रफ, ये एक केस स्टडी हैं ये देखने के लिए कि किस तरह इन तीनों मिलिट्री जनरल्स ने अमेरिका के मफादात को पूरा भी किया और साथ साथ अपनी भी कई चीज़ें इन्होंने मनवा ली। अपने भी बहुत से एजेंडास जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में थे इन्होंने उनको भी पूरा किया, जैसे कि चाइना से ताल्लुकात, जैसा कि एटमी धमाके करना, या जैसा कि अफ़गानिस्तान में अपने इन्फ्लुएंस को कायम रखना। और इस पूरे मकसद के लिए बहुत ज़रूरी था अमेरिका के लिए कि जो हमारे सिविलियन लीडर्स हैं वो हमेशा पपेट्स आएँ, ताकि इस्टेब्लिशमेंट उनको ईज़िली कंट्रोल कर सके। इस्टेब्लिशमेंट हो ड्राइविंग सीट पर
और जो प्राइम मिनिस्टर है, जो वजीर खारजा हैं, वो सिर्फ एक पपेट की हैसियत हो उसकी। और यही हुआ। अब यहाँ आया इमरान खान के साथ इनका इख्तलाफ, जो खुलकर अमरीकी पॉलिसीज़ की तनकीद करता था, जो खुलकर इजराइल को भी कंडेम करता था, जिसने भारत को भी एक हद से ज़्यादा, एक जो हमने लिमिट सेट की हुई थी उससे बढ़कर उसने अटैक किया। उसने भारत और मोदी को बहुत ही उसके खिलाफ एक नेगेटिव, एक विशियस किस्म का उसने नैरेटिव को चलाया, जिसकी वजह से मोदी पूरी दुनिया में बदनाम होकर रह गया। इसके अलावा चाइना और रशिया से जो हमने अपने ताल्लुकात को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की, वेस्ट पर डिपेंडेंस कम करने की कोशिश की, या पाकिस्तान को सऊदी इन्फ्लुएंस से निकाल कर वो थोड़ा डाइवर्सिफाई कर रहा था, वो तुर्की की तरफ जा रहा था, वो सेंट्रल एशिया की तरफ जा रहा था, और वो एक इंडिपेंडेंट ब्लॉक बनाने की बात कर रहा था मुस्लिम दुनिया की। इसके अलावा सबसे बड़ा इख्तलाफ इमरान खान के साथ अफ़गान पॉलिसी पर था। ये मैंने इस वीडियो में बड़ी ही डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, लाजमी देखिए। इंडिया के एनालिस्ट हैं MK भद्रा कुमार, वो बताते हैं कि क्यों ज़रूरी था इमरान खान को हटाना व्हेन इट कम्स टू अफ़गानिस्तान, अफ़गान पॉलिसी। इमरान खान रशिया और चाइना के साथ मिलकर एक इंडिपेंडेंट अफ़गान पॉलिसी की बुनियाद रख रहा था, जिसमें अमेरिका बहादुर की कोई जगह नहीं थी। ये वीडियो आप लाजमी देखिए। ये थी कुछ गलतियां इमरान खान की, और इसी वजह से इमरान खान को कंट्रोल करना या उसको रास्ते से हटाना ज़रूरी हो गया था। हमारे रीजन में कौमें और उनके सिस्टम्स ऐसे लीडर्स को सपोर्ट करते हैं जो वक्त के साथ साथ खुद मुख्तारी और सालमियत की बात करें, जो उस स्पेस को ज़्यादा करें जो सॉवरेन स्पेस होती है, ताकि आहिस्ता आहिस्ता एक टाइम आ जाए जब आप जो बाहर की डिपेंडेंस आपने जितनी ज़्यादा पाली होती हैं उनसे आपको छुटकारा मिल जाए। कौन मुल्क नहीं चाहेगा कि यार उसकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हो? कौन दूसरों के हमेशा दूसरों के प्रेशर में चलता रहेगा? क्यों? क्योंकि डॉलर आते हैं बाहर से। क्यों हम वो सिस्टम नहीं बनाते कि हम इंडिपेंडेंट, मतलब कुछ साल हम मुश्किल के गुजार लें, लेकिन उसके बाद जो तरक्की होगी वो होगी ट्रू तरक्की, वो किसी IMF बेस्ड या किसी बाहर की भीख पर बेस नहीं करती होगी। तो इसी वजह से समझदार कौमें ऐसे लीडर्स को सपोर्ट करती हैं जो सॉवरेंटी की बात करते हैं, जो खुद मुख्तारी, सालमियत उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसकी एग्जांपल्स है मेरे पास। तुर्की में उर्दगान ने अपनी जो खुद मुख्तारी और सालमियत है तुर्की की, उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा किया है। चाइना को आप देख लें, शी जिनपिंग बेल्ट एंड रोड का जो इनिशिएटिव है वो प्योर चाइना के विजन को वो एक्सपेंड करने की बात करते हैं। मतलब अपना इंडिपेंडेंट इंडिजिनस वो विजन्स दुनिया को देते हैं, अपने विजन्स। रशिया को आप देख लें, रशिया तो एक बहुत छोटी एग्जांपल है, मतलब पुतिन तो वो एक आम एग्जांपल है। तुर्की और चाइना बड़ी आइडियल एग्जांपल है। इसके अलावा इंडिया ने भी मोदी को सपोर्ट करने की कोशिश किया है। इंडिया के पूरे सिस्टम ने इसी उम्मीद की बेस पर कि शायद वो उनकी सॉवरेन स्पेस में इजाफा करेगा। और अगर आजकल के हम हालात व वाक़यात देखें तो अमरीकी प्रेशर के बावजूद वो रशिया से अपनी ट्रेड ख़त्म नहीं कर रहे। और जयशंकर जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, जिनको मैं बहुत दफ़ा तारीफ़ कर चुका हूं, उन्होंने एक क्लियर बयान दिया है कि अब हमें बाहर के जितने दबाव है उनसे निकल आना चाहिए। भारत की मिसाल देख लें कि भारत ने किस तरह शुरू से ही एक बैलेंस कायम रखा है। रशिया से भी ताल्लुकात उन्होंने रखे हैं, अमेरिका से भी रखे हैं। वो आज भी रशिया से भी धड़ल्ले से ट्रेड कर रहे हैं। वो रशिया से असलहा भी ख़रीदते हैं और अमेरिका के साथ क्वाड का भी हिस्सा हैं। तो कौमें अपनी सॉवरेंटी, नेशनल इंटरेस्ट और फॉरेन पॉलिसी की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती हैं, और इसी वजह से उन्होंने इस तरह के लीडर्स उनको वो सपोर्ट करते हैं। ये जैसे मैंने तो अभी कुछ लीडर्स का नाम लिया है, ये इनके फॉरेन मिनिस्टर्स को भी आप देख लें। और आजकल का जो मुश्किल दौर है जिसमें डायनामिक्स बहुत तेज़ी से चेंज हो रही हैं, सारी इक्वेशंस बिल्कुल उल्ट हो रही हैं, इस सूरत में तो हमें बड़ी ज़रूरत है पेट्रियाटिक लीडर्स की जो लॉन्ग टर्म मुल्क की सॉवरेंटी का सोच सकें। ये ना सिर्फ लीडर्स बल्कि फॉरेन मिनिस्टर्स जो होते हैं वो भी वो बड़े सीरियस किस्म के लगाते हैं। बाबे उन्होंने लगाए होते हैं। रशिया के लावरोव को आप देख लें, इंडिया के जयशंकर को देख लें, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर को देख लें, तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर को देख लें, और आप पाकिस्तान के मौजूदा फॉरेन मिनिस्टर को देख लें। मैं कुछ नहीं कहना चाहता इससे आगे। ये एग्जाम्पल है, मैं आपको एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ कि किस तरह पाकिस्तान वर्सेस जो बाकी ही ममालिक हैं वो किस किस्म के लीडर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, आगे ला रहे हैं, और हम किस किस्म के लीडर्स और फॉरेन मिनिस्टर्स को आगे ला रहे हैं। इस टाइम पर जब हमें सीरियसनेस और लॉन्ग टर्म विजन की शदीद ज़रूरत है,
तो हमारे सिस्टम को भी चाहिए कि ट्रू सिविलियन लीडर्स को सपोर्ट करे ताकि उनकी अपनी मुश्किलात में कमी आए। अगर जब हम ऐसी चीज़ें नहीं करते तो फिर हम अपने आप को खुद उन मुश्किलात के भंवर में फंसाते हैं। हम हमेशा फिर IMF के चुंगल में फंसे रहते हैं। हम हमेशा, हमारा दिफाई बजट भी इंक्रीज़ नहीं होता, हमारी इकॉनमी का साइज़ नहीं बढ़ता। हम हमेशा दूसरों की तरफ देखते रहते हैं कि $1 बिलियन वो दे देगा, $2 बिलियन वो दे देगा, $3 बिलियन वो दे देगा। सॉवरेन स्पेस को अगर हम हासिल करने की नहीं कोशिश करेंगे तो हमारी फिस्कल स्पेस भी नहीं बढ़ेगी। ये ज़रा जहन में रख लीजिए। पाकिस्तान पीछे जा रहा है, आगे नहीं जा रहा। हमें पाकिस्तान को आगे लेकर जाने की ज़रूरत है। और फिर देखें, सारे आपके जितने अच्छे डिसीजंस हैं, कुछ सालों बाद पाकिस्तान उनको खुद ही रिवर्स कर देता है। अभी पिछले 5-6 साल, बल्कि 10 सालों की बड़ी ज़बरदस्त पॉलिसीज़ थी हमारी, जिसमें हमने रीजन की तरफ देखना शुरू किया था। CPEC, रीजनल कनेक्टिविटी, अपने यानी कि सिक्योरिटी के हवाले से हमने अफ़गानिस्तान में जो फ़ैसले किए थे, फ़िलहाल सब रिवर्स हो गए हैं। और ऐसे स्प्लेंडेड काम पाकिस्तान में ही हो सकते हैं कि इतनी शानदार कामयाबियों के बावजूद उनको उन सारे बेहतरीन डिसीजंस और डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया जाए, बैक गियर लगा लिया जाए। ये खुद हमारी स्टेट ने ही फैसला किया था ना 2011 में कि यार अमेरिका अब बहुत तंग कर रहा है, तो लिहाजा डाइवर्सिफाई किए जाएँ ताल्लुकात, ये रीजन की तरफ देखा जाए, चाइना से रवाबित बढ़ाए जाएँ, रशिया से रवाबित बढ़ाए जाएँ, रशिया के साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेस का आगाज़ हुआ। तो ये सारे बड़े बेहतरीन डिसीजंस थे स्टेट के, जो हम देख रहे थे कि 2011 से लेकर 2021-22 तक एक डायरेक्शन सेट हो चुकी थी, जिसको दुनिया कह रही थी कि यार पाकिस्तान एक डगर पर चल पड़ा है। 10 साल की मेहनत थी, 10 साल की कुर्बानियाँ थी, जिसमें हमने वॉर ऑन टेरर को शिकस्त देकर एक रीजनल कनेक्टिविटी का ख्वाब देखा था, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी हमने लॉन्च की। वो सब कहाँ गया? अब जो करंट रिजीम है, क्या उसके जहन में ये वाले पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स या ये सोच है उनकी क्या सोच है? उसको जानने के लिए आप हमारी पुरानी वीडियो, लास्ट वीडियो देखें कि उनका क्या एजेंडा है। और जिस तरह भौंडे तरीके से हम अपने लीडर्स के साथ खुद गद्दारी करते हैं, उसको रास्ते से हटाया जाता है। अभी ये जो इमरान खान वाली एपिसोड हुई है, इससे हमारी अपनी क्रेडिबिलिटी भी मुतासिर होती है पूरी दुनिया के सामने। वो कहते हैं कि यार ये तो वो कौम है जो चंद डॉलर्स के एवज बिक जाती है, इनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, कोई इनकी अपनी इज्जत है नहीं, तो हम क्यों फिर इनकी इज्जत करें। एंड पे क्या बचता है कि हम सिर्फ भिखारी बन जाते हैं, सॉरी टू से। एक ही फिर हमारी एक्सपर्टीज़ बच जाती है कि यार हम चाइना, सऊदीया या IMF से किस तरह मांग रहे हैं, या अमेरिका बादर से। तो वो उनके इंटरेस्ट में है कि वो आपको भिखारी बनाकर रखें, और फिर इस तरह के लीडर्स लाएं जो खुद मुंह से कहें कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स। पहले पाकिस्तान के सिस्टम में ऐसे लोग थे जो पाकिस्तान की जब सॉवरेनिटी की बात आती थी, सलामती की बात आती थी, उस पर अड़ जाते थे। एक पाकिस्तानियत का एलिमेंट था, जैसे भारत में अभी भी मौजूद है। भारतीयों को आप देख लें, पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, और सबसे ज़्यादा तो ये अमेरिकन फर्म्स में ये सक्सेसफुल हैं, इंडियंस। लेकिन इंडियंस मतलब अमेरिका में काम कर रहा होगा, वो कभी भी अपनी इंडियननेस को नहीं छोड़ेगा। वो हमेशा कहेगा कि आई एम ए प्राउड इंडियन। पाकिस्तानियों की बदकिस्मती क्या है कि मतलब अमेरिका में अगर ये चले जाए ना, किसी बड़े इंस्टीट्यूट में या कोई बड़ी इनको पोजीशन मिल जाए, तो ये अमेरिका के तोते बन जाते हैं। वो पाकिस्तानियत वाला एलिमेंट ही ख़त्म हो जाता है, और जो टोटल अमेरिकन लाइन है वो उसको फॉलो करते हैं, जबकि इंडियंस ऐसा नहीं करते। तो ये वो लोग भी तो फिर हमारी सोसाइटी से ही निकले हुए हैं ना। वो भी देखते हैं कि यार जब स्टेट ही खुद बिछी हुई है, तो फिर हमें क्या खड़ा होने की ज़रूरत है। जब स्टेट खुद नहीं खड़ी हो रही, तो हम जब खड़े होंगे तो हमारे पीछे कौन खड़ा होगा। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि जहाँ जाते हैं उसी की बोली बोलना शुरू कर देते हैं अफसोस के साथ। लेकिन 80s से पहले ये बात नहीं थी। पाकिस्तान में बड़े बड़े पाए के लोग थे, बड़े काबिल लोग थे। आज भी वो लोग मौजूद हैं, लेकिन वो छोटे रैंक्स पर बैठे हुए हैं। ये नहीं कोई कह सकता कि पाकिस्तान की कौम में गैरत बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। बहुत है, अभी भी मेजॉरिटी लोगों में ये एहसास है कि यार हमें खुद मुख्तारी की बात करनी चाहिए। बेगर्स कांट बी चूजर्स वाला जो मंजन है, वो उसको रिजेक्ट करते हैं। लेकिन जो टॉप इस वक्त पोजीशंस में बैठे हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो मैटर करता है। और वो ये कह रहे हैं कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। उन्होंने हमें बेगर्स बना के रख दिया। और इस पूरे गंदे खेल में हम अपने जो बहुत से ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हासिल नहीं कर पाते। जैसे ये एक एनालिस्ट बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान विद डोमेस्टिक इंस्टेबिलिटी इज लूजिंग टाइम ऑन डेवलपिंग द डिजिटल सिल्क रोड विच हैज़ पोटेंशियल फॉर इट टू जियोपॉलिटिकली पंच हायर देन इट्स नेशनल पावर। रियली सैड। यानी बहुत से हमारे अपने सेट किए हुए मकासद पीछे रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि सिस्टम में चंद गंदे अंडे, कुछ गद्दार सामने आ जाते हैं।
असल मानों में एक रीजनल पावर बनने के लिए हमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, सॉवरेंटी और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के बारे में सोचना होगा हमारे बड़ों को। नहीं तो आप भी भिखारी रहेंगे और हमें भी भिखारी ही बनाकर रखेंगे। अल्लाह आपको हिदायत दे। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस वक्त पाकिस्तान में जो एक थरथल्ली मची हुई है, एक टग ऑफ वॉर जारी है उन फोर्सेस के दरमियान जो पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना चाहती हैं वर्सेस वो फोर्सेस जो हमेशा पाकिस्तान को डिपेंडेंट रखना चाहती हैं अपने ज़ाती इंटरेस्ट की वजह से। आपके ख्याल में ये जंग कौन जीतेगा? इंडिपेंडेंट्स वर्सेस द बेगर्स? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।